हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कभी भी हम लोग लाइंस को ड्रॉ करते हैं, है ना, हमारे पास अगर इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में बनाते हैं तो हम लोगों को लाइंस मिलती हैं, है ना। अगर हमारे इक्वेशन में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें अगर दो इक्वेशन है तो हम लोगों को दो लाइंस मिलेंगी। तो हम लोग को एक ही ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइंस को शो करना पड़ेगा। तो जनरली होता क्या है कि दोनों लाइंस या तो पैरेलल हो जाती हैं, या तो एक पॉइंट पे कट होती हैं, या तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है ना। तो ये तीनों कंडीशन जब हम लोगों को मिलती है तो ये तीनों कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो इनके कुछ और नाम भी हैं। जैसे फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है कंसिस्टेंट, है ना। तो कंसिस्टेंट होता क्या है, कंसिस्टेंट मतलब जब कभी भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ना। अब सॉल्यूशन मिल रहा है मतलब इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसके पहले जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो जो था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, एक्स या वाई हो सकते हैं या पी क्यू हो सकते हैं या कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो जब एक्स और वाई, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रख रहे हैं। दोनों की वैल्यू रखने पर हम लोगों ने क्या किया, उसको सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो एक्स और वाई की वैल्यू है उससे हम लोगों को क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया है। तो जब कभी भी हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता था, ठीक है, तो सॉल्यूशन मिलने पर हम लोगों को क्या रहता था कि जब हम उसको उस इक्वेशन को ग्राफ में शो करते थे तो हम लोगों को लाइंस कैसी मिलती थी, कटी हुई मिलती थी, यानी कि एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती थी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि वो लाइंस कैसी है, कंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल लाइंस भी देखा था। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जब हम लोग दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने क्या किया, ग्राफ में शो किया। ग्राफ में शो करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। तो जब कभी भी दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, यानी कि हम लोगों को क्या नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या मिलता था, लाइंस पैरेलल रहती थी, लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती थी। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड एक और क्या कंडीशन देखा था कि जब हम लोग दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, ये सेम टू सेम उसके तरह जो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा है। फर्स्ट में क्या हो रहा था, एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रही थी, यानी कि हम लोगों को एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था, एक्स और वाई का केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन थर्ड वाली जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। तो जब कभी भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिल रही है तो हम लोगों को एक्स और वाई के बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यानी कि आप अपने इक्वेशन में एक्स और वाई के बहुत सारी वैल्यूज को रख सकते हो और हर वैल्यू पर क्या होगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट लाइंस, ठीक है, या डिपेंडेंट भी बोल सकते हो आप। तो डिपेंडेंट जो होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट लाइंस ही होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि डिपेंडेंट में भी क्या हो रहा है, हम लोगों को एक्स और वाई के बहुत सारे वैल्यूज मिल रहे हैं और कंसिस्टेंट में भी हम लोगों को क्या मिला था, एक्स और वाई की कम से कम एक वैल्यू तो मिली थी। एक वैल्यू मतलब हम लोगों के पास जो लाइंस होती है वो एक पॉइंट पे कट होती है, तो एक्स और वाई की एक वैल्यू मिलती है। और डिपेंडेंट में क्या होता है, एक्स और वाई की बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को केवल तीन चीजें याद रखना है। तीन चीजें हम लोगों को याद क्यों रखना है, क्योंकि जब हम इसके बाद अगला जो एक्सरसाइज है 3.2 उसको सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन है उनमें यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो तीन चीजें आप लोगों को याद रखना है। क्या चीजें याद रखना है कि जब कभी भी हमारे पास क्या हो रहा है, हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल रहा है। एक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब हमारे पास जो लाइंस होती है वो केवल एक पॉइंट पे कट होती है ना। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिला है या फिर वन सॉल्यूशन मिला है। तो जब कभी भी हम लोगों को वन सॉल्यूशन मिल रहा है या यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट इक्वेशन होती है। वैसे ही जब कभी भी हम लोगों को इनकंसिस्टेंट बताना हो तो इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि हम लोगों को एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, एक लाइन दूसरे लाइन को कट नहीं करती, दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो उस कंडीशन पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सी इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। और थर्ड जो हम लोगों का कंडीशन थी उसमें क्या था कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, हम लोग जिसको बोल रहे थे डिपेंडेंट, है ना। तो डिपेंडेंट भी मैंने क्या बताया कि हमेशा क्या होती है, कंसिस्टेंट ही होती है।
तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है यानी कि हम लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग उस इक्वेशन को भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट हमेशा कंसिस्टेंट होता है। डिपेंडेंट जो भी इक्वेशंस होती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोगों को पता करना है कि हमारे जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसका एक ही सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हम लोग ग्राफ ही बनाएं, है ना। अपन अगर हमेशा ग्राफ बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो कोई एक ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग बिना ग्राफ बनाए ये चेक कर सके कि हमारी जो लाइंस हैं या फिर हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो उसके यूनिक सॉल्यूशन है या फिर मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन से कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक टेबल पढ़ना पड़ेगा, जो टेबल क्या है, टेबल 3.4, या आपके बुक में टेबल बना हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। तो इस टेबल में हम लोगों को एक्चुअली में करना क्या है, ये एक टेबल, इस टेबल से हम लोग ये देख सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए ये देख सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन में जो लाइंस बनेंगी वो कंसिस्टेंट रहेंगी या इनकंसिस्टेंट रहेंगी, या फिर हम लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा वो वन सॉल्यूशन मिलेगा, मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इस टेबल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस टेबल में स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखी हैं वही हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है और जो क्वेश्चंस में आप लोगों को इक्वेशन मिलेंगी वो तो अलग अलग रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है ये सिर्फ आपको एज अ एग्जाम्पल दी हुई है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझना है कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, और इसी चीज को फिर अप्लाई करना है जब आगे जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तब। ठीक है, तो ये सारे जो इक्वेशन है चेंज भी हो सकते हैं, चेंज होंगे ही जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तब, आगे के क्वेश्चंस करोगे तब। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके जो भी कोफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट टर्म है इनका रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो बाकी के रेशियो पे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसको अभी हम लोग देख लेंगे। और इसके बाद कोफिशिएंट और कांस्टेंट के रेशियो से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग की जो लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी, इनकंसिस्टेंट रहेंगी या कंसिस्टेंट रहेंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से। हम लोग की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, यहाँ पर मेरे पास a है, b है, लेकिन c नहीं। ठीक है, अगर मैं a की बात करूँ तो a क्या है, इस x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो मेरा a हो जाएगा, इस y का जो भी कोफिशिएंट है वो मेरा b हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती तो वो क्या होता, मेरा c होता। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, c मानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम लोगों का a 1 हो गया, b क्या हो गया, -2 हो गया, और c क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का a हो गया 3, b हो गया 4, और यहाँ पे c क्या हो गया, -20। अब हमको क्या करना है, दोनों के a b c इन सबको क्या करना है, हम लोगों को रेशियो में रखना है ना। कैसे रखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले रखना है a1/a2, यानी कि a1/a2। तो a1 यहाँ से मिलेगा हम लोगों को, फर्स्ट इक्वेशन में जो भी टर्म्स आपको मिल रहे हैं वो a1 b1 और c1 मानना है, सेकंड इक्वेशन में जो भी मिल रहा है उसको b1 b2 और c2 मानना है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो टर्म्स मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे a1 और a2। तो हम लोगों को फर्स्ट a1 और a2 को क्या करना है, रेशियो में रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला 1 और यहाँ पर हम लोगों को मिला 3, तो हम लोगों ने इसको रेशियो में रखा, तो हम लोगों को क्या मिल गया, 1/3। अगर हम लोग b1/b2 को चेक करते हैं तो वो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिला -2, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया -2/4। अगर आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, अगर हम लोग इसको कट कर दे तो हम लोगों को आंसर क्या मिल जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा -1/2। इसके बाद अगर हम लोग c1/c2 को कंपेयर करते हैं, c1 हम लोग को मिलेगा यहाँ से जो कि 0 है, और c2 यहाँ पे मिलेगा -20। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को क्या आंसर मिलेगा, 0/-20। अब अगर हम इन तीनों को चेक करते हैं तो हम लोगों का a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर कभी स्टार्टिंग के ही दो मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको आगे और जाने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो अगर कभी स्टार्टिंग के ही a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो आपको c1/c2 यहाँ पे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने बस यहाँ तक लिखा तो भी हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा होता है
कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। तो हमारी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे को कट तो करेंगी लेकिन एक ही जगह पर कट करेंगे। और अगर एक ही जगह पर कट कर रही है मतलब हम लोगों को सॉल्यूशंस कितने मिलने वाले हैं, केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो। और जब कभी भी हम लोगों को वन सॉल्यूशन मिलता है या यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इसके पहले ही मैंने बताया कि जब कभी भी हम लोगों को कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है या फिर एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। तो ये हम लोगों का जो इक्वेशन होगी या फिर ये जो लाइंस होगी वो कैसी लाइंस होगी, कंसिस्टेंट लाइंस होगी। इसके बाद अगला जो हम लोगों का इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को कंपेयर करना है। तो अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमारा a1 है 2 और b1 है 4, दोनों के कोफिशिएंट्स को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया 2/4। अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। अगला अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 3 और 6। b1 की वैल्यू हो गई 3, b2 की वैल्यू हो गई 6। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं और इसको कट करते हैं तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और अगर हम लोग इसके बाद c1/c2 को चेक करते हैं तो ये हो गया मेरा c1, ये हो गया मेरा c2, -9 c1 हो गया, -18 c2 हो गया। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आ जाएगा -9/-18। माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 9 और 18 को आपने कट किया तो 9 1 सा 9 हो जाएगा और 9 2 सा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर मुझे कितना मिल गया, 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे सारे जो टर्म्स है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सब के सब कैसे हैं, इक्वल है। यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि यहाँ पे जो जितने भी हम लोगों ने टर्म्स लिखे हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो हम लोग की जो लाइंस होती हैं वो कैसी लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनती है। आपने ग्राफ में एक लाइन बनाया, दूसरी लाइन भी जस्ट उसके ऊपर ही बनती है। और जब कभी भी ऐसा होता है तो लाइंस कैसी होती है, वो आपस में कट तो हो ही रही है क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। पर यहाँ पर और क्या हो रहा है, उसके साथ हम लोगों को एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, x की और y की वैल्यू एक से ज्यादा मिल रही है। जैसे यहाँ पर केवल एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था, हम लोगों को एक ही पॉइंट मिल रहा था, x और y का केवल एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही हम लोगों ने क्या रखा है, मैनी सॉल्यूशन। क्योंकि इस इक्वेशन को ऐसा करने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो मैनी सॉल्यूशंस। और अगर लाइंस एक दूसरे को कट करे, भले एक जगह पर कट करे या एक से ज्यादा जगह पर कट करे, लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को लाइंस कैसी मिलेंगी, कंसिस्टेंट लाइंस मिलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद थर्ड, x + 2y - 4, ये हम लोगों की इक्वेशन है। 2x + 4y - 12 = 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते तो हमारा a1 क्या है, 1, क्योंकि x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा है। यहाँ पर हमारा a2 क्या हो गया, 2 हो गया। अगर हम लोग इनको कंपेयर करते हैं a1/a2 तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा, 1/2। अगला हमारा अगर हम लोग b1 और b2 को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 2/4, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 4 है। हम लोगों ने इसको रखा तो ये भी क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया इसको 1 और इसको 2, तो यहाँ पर भी आंसर आ गया 1/2। इसके बाद अगर हम लोग c1 और c2 को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को मिल रहा है -4/-12। यहाँ पे भी अगर आप क्या करते हो, माइनस से माइनस को कैंसिल करते हो, 4 से इस नीचे वाले टर्म 12 को अगर आप कट करना चाहते हो तो हमें मिलेगा क्या, 4 1 4 और 4 3 12, यानी कि आंसर आ रहा है 1/3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट टर्म है 1/2, ये इस 1/2 से तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला टर्म है c1/c2 इससे मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। हमारा जो a1/a2 है ये इक्वल है b1/b2 के, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब हमारी जो लाइंस होती है वो पैरेलल होती है। आपको ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही चेक करके बता सकते हो कि आपकी जो लाइंस बनेंगी, अगर आप ग्राफ में बनाओगे सॉल्व करने के बाद, इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, तो जो लाइंस रहेंगी वो कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। और अगर लाइंस पैरेलल रहेंगी और एक दूसरे को कट नहीं कर रही तो हम लोगों को कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, एक्स और वाई का कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एक्स और वाई के कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं रहेंगे, LHS = RHS नहीं रहेगा।
और ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। तो हम लोगों को कंसिस्टेंट लाइन दो जगह पर मिलती है। कब कब मिलती है, जब हम लोग के पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है। और सेकंड कब मिलती है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को केवल ये वाला कॉलम याद रखना है। आपके अगर बुक में भी आप अगर टेबल 3.4 देखते हो तो आपको ये पूरी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को केवल ये वाला कॉलम याद रखना है जिसमें आप लोगों को ये सारे रेशियोज दिए हुए हैं, जहाँ पर a1/a2 और b1/b2 c1/c2 इन सबको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट का ये जो टर्म है इसको याद रखना है, लास्ट वाला जो कॉलम है इसको याद रखना है, और इसके बाद वाला जो कॉलम है इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये सारे आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के टाइम पे काम आएंगे।